जब गुप्त साम्राज्य की चमक फीकी पड़ी, भारत की धरती जैसे मौन हो गई। हर ओर छोटे छोटे राज्यों का संघर्ष था, शक्ति की दौड़ थी। किसी के पास संस्कृति थी पर एकता नहीं, किसी के पास वीरता थी पर दिशा नहीं। इसी अंधकार के बीच वीरता की एक नई ज्योति जली, जिसका नाम था राजपूत काल। 7वीं शताब्दी में भारत अनेक राज्यों में बंट चुका था। उत्तर में प्रतिहार, पश्चिम में चालुक्य, मध्य में परमार और दक्षिण में पल्लव। हर क्षेत्र अपने गौरव में मग्न था, पर कोई साझा नेतृत्व नहीं था। भारत का नक्शा अब साम्राज्य नहीं, बल्कि टुकड़ों की कहानी बन चुका था। इसी बिखरे हुए भारत में उभरे एक योद्धा वर्ग, जिन्होंने खुद को राजपुत्र कहा, राजा के पुत्र। पर अर्थ सिर्फ वंश नहीं, एक संस्कार, एक ऐसी सोच जो भूमि, धर्म और मान की रक्षा के लिए जीती और मरती थी। यही थे राजपूत। राजपूतों की उत्पत्ति की कथा अद्भुत है। कहते हैं माउंट आबू की अग्निकुंड से 4 योद्धा वंश प्रकट हुए, प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य। 4 अग्निकुल, 4 दिशाओं के रक्षक। युद्ध की ज्वाला से जन्मे ये वंश मध्यकालीन भारत की आत्मा बने। सबसे पहले उभरे प्रतिहार, जिनका अर्थ था सीमा रक्षक। नागभट्ट प्रथम ने अरब आक्रमणों को रोककर इतिहास में अमरता पाई। कन्नौज उनका केंद्र बना और भारत की उत्तरी सीमा उनकी ढाल। वे न केवल योद्धा थे, बल्कि संस्कृति के संरक्षक भी। मालवा के हृदय में उदय हुए परमार, धारा नगरी उनकी राजधानी थी, जहां विद्या और कलाओं का पुनर्जागरण हुआ। राजा भोज, जिनका नाम आज भी ज्ञान और निर्माण का प्रतीक है, उन्होंने युद्ध जितने ही सुंदर मंदिर भी बनाए। गुजरात की धरती पर उठे चालुक्य या सोलंकी वंश, राजा सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल जैसे शासकों ने समुद्री व्यापार और स्थापत्य दोनों को नई ऊंचाई दी। उनके युग में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, जो श्रद्धा और शक्ति दोनों का प्रतीक था। दिल्ली और अजमेर में चमके चौहान वंश, तेजस, मर्यादा और वीरता इनके प्रतीक थे। राजा अजयराज और फिर पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली को गौरव दिया। इनका राज्य केवल भूमि नहीं, सम्मान का किला था। पृथ्वीराज चौहान, वीरता का पर्याय। किशोर अवस्था से ही अद्भुत योद्धा और कुशल प्रशासक। उनकी तलवार में न केवल शक्ति थी, बल्कि स्वाभिमान की ज्वाला भी। उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों को भारत की मिट्टी से दूर रखने की शपथ ली थी। 1191 ईस्वी, तराइन का प्रथम युद्ध, मोहम्मद गौरी का आक्रमण और पृथ्वीराज चौहान का प्रतिकार। राजपूतों की तलवारें चमकीं और गौरी की सेना भाग खड़ी हुई। भारत ने अपनी सीमाएं बचा लीं, पर ये विजय स्थायी न रही। अगले वर्ष 1192 में वही मैदान, वही शत्रु, पर इस बार परिणाम उल्टा था। गौरी ने धोखे और रणनीति से पृथ्वीराज को पराजित किया। भारत की नियति बदल गई, दिल्ली का द्वार खुल गया। ये हार केवल एक राजा की नहीं, बल्कि एक युग की थी। राजपूतों ने वीरता की मिसाल दी, पर उनकी एकता की कमी ने भारत को असुरक्षित बना दिया। हर राज्य अपने गौरव में बंधा रहा, जबकि विदेशी सेनाएं एकजुट थीं। फिर भी राजपूतों की परंपरा मरना पर झुकना नहीं आज भी अमर है। राजपूतों ने सिर्फ युद्ध नहीं, कला भी रची। किले, मंदिर, चित्रकला, साहित्य, हर जगह उनकी छाप है। चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो, मेवाड़ के दुर्ग, भोज का स्थापत्य, ये सब बताते हैं कि जहां तलवार गिरी, वहीं संस्कृति भी खिली। और अब जब राजपूतों की सीमाएं कमजोर हुईं, तो पश्चिम से उठी एक नई शक्ति। अरब व्यापारी नहीं, योद्धा बनकर आए। देखिए अगले एपिसोड में अरब इन्वेजन्स
मोहम्मद बिन कसिम और भारत में इस्लाम का प्रवेश, जहां भारत पहली बार एक नए युग से मिलने वाला है। भारत के दक्षिण में एक समय 3 शक्तिशाली साम्राज्य उठ खड़े हुए, चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट। ये केवल राजा नहीं थे, बल्कि कलाकार, विजेता और स्वप्नदृष्टा थे, जिन्होंने चट्टानों को मंदिरों में बदला और पत्थरों को कहानी में। जब उत्तर भारत हर्षवर्धन के पतन के बाद बिखर रहा था, दक्षिण भारत में शक्ति का नया सूरज उग रहा था। यहीं से शुरू होती है दक्षिण के स्वर्ण युग की कहानी। 6ठी शताब्दी में उभरे चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय, जिनका नाम वीरता का प्रतीक बन गया। उन्होंने नर्मदा के पार हर्षवर्धन को रोक कर दिखाया और बादामी को गुफा मंदिरों की राजधानी बना दिया। पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के किनारे वह युद्ध लड़ा जिसने दक्षिण भारत की सीमाओं को परिभाषित कर दिया। हर्ष की सेनाएं पीछे हटीं और इतिहास ने लिखा, पुलकेशिन द लॉर्ड ऑफ द साउथ। चालुक्यों ने बादामी, ऐहोले और पट्टदकल में ऐसे मंदिर बनवाए जो आज भी स्थापत्य के स्कूल है। यहाँ पत्थरों में धर्म, कला और शौर्य एक साथ मिलते हैं। पूर्व दिशा में पल्लव साम्राज्य उभरा, जहाँ धर्म और कला का संगम हुआ। कांचीपुरम और महाबलीपुरम, 2 नाम, एक संस्कृति। नरसिंहवर्मन प्रथम, वह राजा जिसने महाबलीपुरम को जीवित कला बना दिया। पंचरथ, शोर टेम्पल, हर मूर्ति जैसे सांस लेती है, हर पत्थर जैसे इतिहास बोलता है। जब चालुक्य और पल्लव आमने सामने आए, तो युद्ध केवल शक्ति का नहीं, प्रतिष्ठा का था। हर युद्ध के बाद एक मंदिर बनता, जैसे देवताओं के सामने विजय की गवाही देता हो। 8वीं शताब्दी में चालुक्यों की जगह ली राष्ट्रकूटों ने, दंती दुर्ग से लेकर कृष्ण प्रथम तक। उन्होंने दक्षिण भारत को एक नई पहचान दी, एलोरा की पहाड़ियों में। जब कृष्ण प्रथम ने आदेश दिया, पत्थर को पर्वत से मंदिर में बदल दो, तो कारीगरों ने असंभव को संभव कर दिया। कैलास मंदिर एक ही चट्टान से तराशा गया, दुनिया के स्थापत्य इतिहास का चमत्कार। इन तीनों राजवंशों ने दक्षिण भारत को राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से एक किया। नृत्य, संगीत, साहित्य, सबने इनसे प्रेरणा ली। इनका भारत को उपहार, कला में अमरता। परीक्षाओं के लिए ध्यान रखें। चालुक्य, पुलकेशिन सेकंड, बादामी। पल्लव, नारसिंहवर्मन फर्स्ट, महाबलीपुरम। राष्ट्रकूट, कृष्ण फर्स्ट, एलोरा कैलास टेम्पल। स्थापत्य स्थल, ऐहोले, पट्टादाकाल, महाबलीपुरम, एलोरा। हर साल यूपीएससी, एसएससी और स्टेट पीएससी में इनसे सवाल आते हैं। तो आज हमने देखा कैसे चालुक्य की वीरता, पल्लव की कला और राष्ट्रकूट की स्थापत्य शक्ति ने भारत को स्वर्णिम पहचान दी। कभी सोचा है, एक ही शहर के लिए 3 महान साम्राज्य 100 साल तक लड़ते रहे। हर एक सोचता था, कन्नौज हमारा होगा। ये कहानी है सत्ता की नहीं, बल्कि गौरव, धर्म और इतिहास की, जहां पालास, प्रतिहारस और सेनास तीनों ने उत्तर भारत की किस्मत तय की। 7वीं सदी के अंत में जब हर्षवर्धना की मृत्यु हुई, तो उत्तर भारत का विशाल साम्राज्य टूट गया। हर प्रांत खुद को स्वतंत्र घोषित करने लगा और उसी राजनीतिक शून्य में 3 नई शक्तियां उभरी, जो आने वाले 200 वर्षों तक भारत के उत्तर को परिभाषित करने वाली थी। पूर्व में बंगाल में अराजकता फैली हुई थी। हर छोटा राजा सिंहासन चाहता था। लोगों ने मिलकर एक सक्षम नेता चुना, गोपाला। यही थे पाला डायनेस्टी के संस्थापक। उन्होंने बंगाल को स्थिरता दी और शांति की शुरुआत की। गोपाला के पुत्र धर्मपाला पालास के सबसे महान शासक बने। उन्होंने केवल विजय नहीं की, बल्कि ज्ञान और धर्म को पुनर्जीवित किया।
नालंदा जैसे विश्व उनके संरक्षण में फले फूले। वो बुद्धिज्म के महान संरक्षक थे, लेकिन धर्मपाला की महत्वाकांक्षा यही नहीं रुकी। उन्होंने कन्नौज की ओर नजर डाली, जो कभी हर्षा की राजधानी थी। वो मानते थे, जो कन्नौज का स्वामी, वही उत्तर भारत का सम्राट। और यहीं से शुरू हुआ ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल। उधर पश्चिम में एक नई शक्ति उठी, गुर्जरा प्रतिहारस। उनके शासक नागभता फर्स्ट ने अरब आक्रमणों को पराजित किया और पश्चिमी भारत को सुरक्षित किया। उनके वंशज मिहिर भोजा ने साम्राज्य को चरम पर पहुंचाया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। मिहिर भोजा को आदिवारहा का अवतार माना गया। उनके सिक्कों पर वरहा विष्णु की छवि अंकित थी। वो एक कुशल प्रशासक और विजेता थे। उनके शासन में व्यापार, रक्षा और धर्म तीनों फले फूले। लेकिन उनका सबसे बड़ा संघर्ष पाल से था। कन्नौज के लिए जब पाल की शक्ति घटने लगी, बंगाल में एक नया वंश उभरा, सेना डायनेस्टी। राजा विजयसेना और बल्लाल सेना ने हिंदू धर्म को फिर से प्रतिष्ठित किया। बल्लाल सेना ने कुलीनिज्म लागू किया और बंगाल को सांस्कृतिक केंद्र बना दिया। वो युग था जब धर्म और समाज दोनों का पुनर्जागरण हुआ। और अब 3 दिशाओं से 3 साम्राज्य एक ही लक्ष्य लेकर आगे बढ़े। कन्नौज पालास ज्ञान और धर्म की शक्ति लेकर, प्रतिहारस वीरता और सैन्य शक्ति लेकर, और राष्ट्रकूटास दक्षिण से आकर उत्तर की राजनीति में उतर पड़े। तीनों की भिड़ंत उत्तर भारत की धरती पर सदी भर तक गूंजती रही। कभी धर्मपाल विजयी हुए, कभी मिहिर भोजा ने विजय ध्वज फहराया, तो कभी राष्ट्रकूटा सम्राट ध्रुव और गोविंदा III ने दोनों को हरा दिया। हर युद्ध में शक्ति का संतुलन बदलता गया, पर अंत में कोई स्थायी विजेता नहीं हुआ। कन्नौज बार बार जीता गया और बार बार खोया गया। इस संघर्ष का असर केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहा, इसने भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य को भी बदला। पालास ने शिक्षा और बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, प्रतिहारस ने रक्षा और कला को, और सेनास ने धर्म और समाज को। यानी तीनों ने मिलकर भारत के मध्यकालीन युग की नींव रखी। तो आज हमने देखा कैसे हर्ष के पतन के बाद उत्तर भारत में 3 नई शक्तियां उठीं। पाल ज्ञान के दीपक बने, प्रतिहार सीमाओं के रक्षक बने, सैन संस्कृति के पुनर्जागरणकर्ता बने। कन्नौज इस पूरी गाथा का केंद्र रहा, जहां भारत का मध्यकालीन युग जन्मा था। साल था 712 ईस्वी। अरब के सुनहरे रेगिस्तानों से एक युवा योद्धा भारत की धरती की ओर बढ़ रहा था। सिर्फ 17 वर्ष की आयु में वह अरब साम्राज्य का सेनापति बन चुका था। नाम था मोहम्मद बिन कासिम। उसकी आंखों में आग थी और उसके कदमों में इस्लामिक साम्राज्य की महत्वाकांक्षा। ये थी भारत की भूमि से पहली टक्कर अरबों की। उस समय भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। उत्तर पश्चिम में शासन था राजा दाहिर का, जो सिंध की राजधानी अलोर, मॉडर्न रोहरी, से शासन करते थे। लेकिन ये भारत राजनीतिक रूप से कमजोर था, केंद्रीय शक्ति का अभाव था। इसी कमजोरी ने विदेशी आक्रमणों को आमंत्रण दिया। अरब साम्राज्य तब तेजी से फैल रहा था, पश्चिम में स्पेन तक और पूर्व में फारस तक। उमैयद खलीफा की नज़र अब सिंध पर थी, क्योंकि सिंध हिंद महासागर के व्यापार मार्गों का द्वार था। वहां के बंदरगाहों से चीन तक व्यापार होता था। सिंध को जीतना अरबों के लिए सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से अनिवार्य था। एक घटना ने आग में घी डाल दिया। कुछ अरब व्यापारी जहाज देबल बंदरगाह के पास लूट लिए गए। उनमें अब्बासी खलीफा के रिश्तेदारों की संपत्ति भी थी। अरब दरबार में गुस्सा भड़क उठा और आदेश दिया गया, राजा दाहिर को सजा दो।
यही बना भारत पर पहले इस्लामी आक्रमण का बहाना। अब बारी थी कार्रवाई की। हज्जाज बिन यूसुफ, अरब गवर्नर ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को आदेश दिया, सिंध को जीतो। कासिम ने 6000 सैनिकों, 600 ऊँटों और विशाल तोपों के साथ फारस से सिंध की ओर कूच किया। रेगिस्तान की तपती रेत में इतिहास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा था। कासिम ने सबसे पहले देबल पर हमला किया, जो आज के कराची के पास था। देबल समुद्री व्यापार का केंद्र था। शहर के मंदिर के ऊपर एक विशाल झंडा फहरता था। कासिम ने उस झंडे को निशाना बनाया। 3 दिनों की भीषण लड़ाई के बाद वह झंडा गिरा और अरब झंडा लहराया। देबल अब अरबों के कब्जे में था। देबल के बाद कासिम की सेना ने नेरून और सिविस्तान पर कब्जा किया। ये स्थान आधुनिक हैदराबाद और सिवी के पास थे। अरब सेना हर जगह स्थानीय प्रतिरोध को कुचल रही थी। धीरे धीरे पूरा सिंध कांप उठा और खबर अलोर तक पहुंच गई, राजा दाहिर तैयार हो जाओ। 712 ईस्वी, निर्णायक युद्ध। स्थान था रावर, सिंध नदी के पास। राजा दाहिर हाथी पर सवार थे। अरब सेना संगठित और रणनीतिक थी। धनुष, तलवारें और ऊँटों पर माउंटेड आर्चर्स। युद्ध दिन भर चला। अंततः राजा दाहिर शहीद हुए और सिंध अरब साम्राज्य के अधीन आ गया। राजा दाहिर की मृत्यु के बाद कासिम की सेना ने राजधानी अलोर को घेर लिया। राजा की पत्नी और पुत्रों ने वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया, लेकिन अंततः नगर गिर गया। सिंध की भूमि पर अब इस्लामी शासन स्थापित हो चुका था। मोहम्मद बिन कासिम ने विजय के बाद स्थानीय लोगों से सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया। हिंदू और बौद्धों को जिम्मी का दर्जा मिला, यानी वे अपने धर्म का पालन कर सकते थे, बस कर देना होता था। ये भारत में पहला इस्लामी प्रशासनिक ढांचा था और सिंध अब अरब साम्राज्य का सूबा बन चुका था। ये आक्रमण छोटा था, पर प्रभाव गहरा। इससे भारत और इस्लामिक दुनिया के बीच सांस्कृतिक संपर्क बढ़ा। नए विचार, कला, गणित और व्यापारिक परंपराएं आईं। लेकिन उत्तर भारत के बड़े हिस्से अब भी स्वतंत्र रहे। ये तो बस शुरुआत थी। आगे और बड़े हमले आने वाले थे। तो याद रखिए, देबल से शुरू होकर रावर तक मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीत लिया। राजा दाहिर की वीरता अमर रही और भारत की सीमाओं पर एक नया युग आरंभ हुआ, जहां तलवारों के संग सभ्यताओं का संगम भी हुआ। लेकिन ये तो बस प्रस्तावना थी। आने वाले वर्षों में एक और आक्रांता, महमूद गजनी, भारत पर बार बार आक्रमण करेगा। सोने की लूट, मंदिरों का विनाश और एक नई राजनीति की नींव। द स्टोरी ऑफ महमूद ऑफ गजनी। अगली कड़ी में वो व्यक्ति जिसे भारत ने कभी भुलाया नहीं, वो आया बार बार, सिर्फ एक उद्देश्य के साथ, धन, यश और धर्म की विजय। नाम था महमूद गजनी, जिसने मात्र 27 वर्षों में भारत पर 17 बार आक्रमण किया और इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। 10वीं सदी के अंत में मध्य एशिया उथल-पुथल में था। सामान्य जनजातियां एक नई शक्ति के अधीन संगठित हो रही थी। वो था सबूकदगीन, गजनी का संस्थापक। उसका पुत्र महमूद और भी महत्वाकांक्षी था। उसने गजनी को मध्य एशिया से लेकर ईरान तक एक साम्राज्य में बदल दिया। अब उसकी नजरें भारत की अपार संपदा पर थी। भारत उस समय सोने की चिड़िया कहलाता था। मंदिरों में अपार संपत्ति थी। हर नगर, हर तीर्थ धन से भरा हुआ और पश्चिमी हमलावरों के लिए ये था द लैंड ऑफ गोल्ड। यही लालच गजनी की सीमाओं से लेकर पंजाब की घाटियों तक महमूद को खींच लाया। पहला आक्रमण हुआ 1000 ईस्वी में। लक्ष्य था
हिंदू शाही राजा जयपाल का क्षेत्र। जयपाल ने बहादुरी से सामना किया, लेकिन हार गए। गजनी ने उन्हें बंदी बनाया। राजा जयपाल ने पराजय के अपमान से दुखी होकर अग्नि में कूदकर प्राण त्याग दिए। भारत की वीरता और गजनी की निर्दयता दोनों इतिहास में दर्ज हो गए। महमूद ने हार नहीं मानी, बल्कि बार बार लौटा, हर बार किसी नए लक्ष्य के साथ। 1001, 1004, 1008, 1011, 1014, 1018, 1027। हर साल एक नया युद्ध, एक नया मंदिर, एक नया खजाना। उसने पंजाब, कन्नौज, मथुरा और कालिंजर तक अपने कदम रखे। भारत की धरती बार बार कांपी। महमूद का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था सोमनाथ मंदिर 1025 ईस्वी पर। ये मंदिर अरब सागर के किनारे सोने चांदी से जड़ा हुआ था। कहते हैं महमूद ने वहां की मूर्ति को तोड़ दिया और 20 लाख दिनार का खजाना लूटा। उसके सैनिकों ने घोड़ों के खुरों में सोना भर लिया। सोमनाथ भारतीय इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक बन गया। सोमनाथ से लौटते समय महमूद ने सिंधु मार्ग छोड़ा। वह गुजरा रेगिस्तानी रास्तों से, क्योंकि उसे डर था कि भारतीय राजा मिलकर रास्ता रोक लेंगे। उसने अपने सैनिकों को कठोर मरुस्थल में झोंक दिया। कई मरे, कई भटके, पर अंततः वह धन और विजय के साथ गजनी पहुंच गया। महमूद के आक्रमणों ने भारत की राजनीति को हिला दिया। उत्तर भारत के छोटे छोटे राज्य टूट गए। राजाओं में एकता का अभाव स्पष्ट हो गया। यही कमजोरी भविष्य में तुर्कों और दिल्ली सल्तनत के लिए रास्ता बनी। महमूद चला गया, लेकिन उसके आक्रमणों ने भारत की दिशा बदल दी। इन आक्रमणों से सांस्कृतिक संपर्क भी हुआ। अरबी और फारसी प्रभाव धीरे धीरे भारतीय कला और प्रशासन में दिखने लगा। नए शब्द, नई शैलियाँ, नई वास्तुकला, यानी संघर्ष के साथ साथ संस्कृतियों का संगम भी हुआ। तो याद रखिए, महमूद गजनी लूट और आक्रमण का प्रतीक। उसके हमलों ने भारत की एकता को तोड़ दिया, लेकिन भारत की आत्मा नहीं टूटी। सोमनाथ के पत्थर आज भी उसके साहस की गवाही देते हैं। ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, सभ्यताओं की टक्कर और सीख की भी है। अब इतिहास में आने वाला है एक और नाम, जो भारत के द्वार तक पहुंचा, मोहम्मद गोरी, जिसकी तलवार ने सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि एक नए युग, दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। अगला अध्याय, द घुरीद इन्वेजन्स, द बैटल्स ऑफ तरेन। जल्द ही भारत की धरती पर एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने आने वाले 300 वर्षों की कहानी तय कर दी। ये कहानी है दो योद्धाओं की, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की। जहां तलवारों की टक्कर में एक सभ्यता ने जन्म लिया और दूसरी ने पतन देखा। यही था तराइन का युद्ध, जिसने दिल्ली सुल्तानेट की नींव रखी। अफगानिस्तान की कठोर पहाड़ियों में एक नया साम्राज्य उभर रहा था, घूर का साम्राज्य। यहीं से उठा एक महत्वाकांक्षी शासक, मोहम्मद बिन सम, जिसे दुनिया मोहम्मद गौरी के नाम से जानती है। वो महमूद गजनी की तरह सिर्फ दौलत नहीं चाहता था, बल्कि भारत पर स्थायी शासन का सपना देख रहा था। उसका लक्ष्य था दिल्ली तक अपना झंडा गाड़ना। 1175 ईस्वी गौरी ने पहली बार भारत की धरती पर कदम रखा। उसने मुल्तान और सिंध पर हमला किया और वहां के इस्लामी शासकों को हरा दिया। धीरे धीरे उसने पंजाब की ओर कूच किया, पर अब उसका सामना होना था भारत के सबसे शक्तिशाली राजपूत राजा से, पृथ्वीराज चौहान से। सन 1191 तराइन का मैदान। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान आमने सामने थे। राजपूत सेना विशाल थी। तलवारों की चमक से मैदान जगमगा रहा था। पृथ्वीराज ने जोरदार हमला किया। गौरी की सेना टूट गई। वो घायल होकर भाग निकला।
भारत में गूंज उठी विजय की घोष, जय राजपूताना। पर गौरी ने हार से सीखा। वो लौटा अगले ही वर्ष, और इस बार नई रणनीति के साथ। उसने धनुर्धारियों को आगे बढ़ाया, राजपूत सेना को थका दिया, और अचानक किया फ्लैंक अटैक। राजपूत घेरा टूट गया, पृथ्वीराज पकड़ा गया, और युद्ध समाप्त। भारत का राजनीतिक परिदृश्य सदा के लिए बदल गया। गौरी ने दिल्ली और अजमेर पर कब्जा किया, लेकिन वो खुद यहाँ नहीं रुका। उसने अपना भरोसेमंद सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की जिम्मेदारी दी, और इस तरह शुरू हुआ भारत का नया युग, दिल्ली सुल्तानेट का युग। एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखिए, दोनों तराइन के युद्ध बेहद महत्वपूर्ण हैं। पहला युद्ध 1191 सी में गौरी हारा। दूसरा युद्ध 1192 सी में वही विजेता बना। यहीं से दिल्ली सुल्तानेट की नींव रखी गई। हर एग्जाम में पूछा जाता है, दिल्ली सुल्तानेट की शुरुआत किसने की? और उत्तर है मुहम्मद गौरी। तो दोस्तों, तराइन की धूल में दबी इस कहानी ने भारत का इतिहास ही बदल दिया। एक युग समाप्त हुआ और दूसरा आरंभ। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के सपनों को पूरा किया और दिल्ली सल्तनत की नींव को और मजबूत बनाया। वो वक्त जब भारत की धरती पर तलवारों की चमक और रेत के तूफान एक साथ उठ रहे थे। एक नाम इतिहास की भीड़ में चमक उठा, कुतुबुद्दीन ऐबक। एक गुलाम जिसने खुद को सुल्तान बनाया, जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। आज हम जानेंगे उस शख्स की कहानी जो महज गुलामी से निकलकर हिंदुस्तान का पहला सुल्तान बना। 12वीं सदी का भारत, राजपूत राजाओं के बीच अंतहीन संघर्ष। उत्तर पश्चिम से बार बार आने वाले विदेशी आक्रमणों ने देश को कमजोर बना दिया था। गजनी और गोरी जैसे हमलावरों ने शक्ति का संतुलन तोड़ दिया, और इसी अस्थिरता के दौर में एक तुर्की गुलाम का भाग्य करवट ले रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म तुर्किस्तान में हुआ। बचपन में ही उसे गुलामी में बेच दिया गया, लेकिन उसमें साहस, बुद्धि और अनुशासन का अनोखा संगम था। कई मालिकों के बाद वो मोहम्मद गोरी की सेना में पहुंचा, जहां उसकी निष्ठा और वीरता ने सबको प्रभावित किया। यहीं से शुरू हुआ एक गुलाम का सुल्तान बनने का सफर। गोरी ने जल्द ही ऐबक को अपना सेनापति बना लिया। वो उसकी हर लड़ाई में साथ रहा। तराइन की पहली हार के बाद भी ऐबक ने हार नहीं मानी, और 1192 में दूसरी तराइन की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। इस जीत ने गोरी के साथ साथ ऐबक का नाम भी इतिहास में दर्ज कर दिया। तराइन की विजय के बाद गोरी ने ऐबक को दिल्ली और अजमेर का शासक बना दिया। ऐबक ने दिल्ली को अपने प्रशासन का केंद्र बनाया, स्थानीय शासकों को हराकर एक स्थायी शासन की नींव रखी। धीरे धीरे दिल्ली उसके नियंत्रण में आ गई, और उसने गोरी के लिए भारत का साम्राज्य संभाल लिया। 1206 में मोहम्मद गोरी की हत्या हो गई। गोरी की मौत के बाद साम्राज्य बिना उत्तराधिकारी के रह गया। ऐबक ने अवसर को पहचाना और अपने नियंत्रण वाले इलाकों में खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। यहीं से शुरू हुई दिल्ली सल्तनत की कहानी। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का पहला तुर्की सुल्तान बना। उसे लखबख्श कहा गया, यानी दान देने वाला, क्योंकि वो अपनी उदारता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। उसने एक स्थिर प्रशासन स्थापित किया और सैनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया। यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। ऐबक ने स्थापत्य कला को भी नई पहचान दी। उसके शासनकाल में कुतुब मीनार की नींव रखी गई और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण हुआ। ये भारत में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की शुरुआत थी, जहां ईंट, पत्थर और संस्कृति सब मिलकर इतिहास गढ़ रहे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन केवल 4 वर्ष चला। 1210 में लाहौर में पोलो खेलते समय वो घोड़े से गिर पड़ा, घायल हुआ
और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं उसने शासन को एक दिशा दी, लेकिन उसके अधूरे सपने पूरे किए उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने। अब याद रखिए, दिल्ली सुल्तानेट की स्थापना 1206 ईस्वी। पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। उपाधि लखबख्श। स्थापत्य कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। मृत्यु 1210 पोलो खेलते हुए। ये फैक्ट्स हर बार एसएससी, यूपीएससी और स्टेट पीएससी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इनसे कई बार सीधे सवाल बनते हैं। तो संक्षेप में, कुतुबुद्दीन ऐबक वो नाम है जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। एक गुलाम जिसने साहस, नीति और न्याय से राजसत्ता हासिल की। उसकी विरासत आज भी कुतुब मीनार में जीवित है और उसका नाम हर इतिहास की किताब में अमर है। ऐबक चला गया, लेकिन दिल्ली सल्तनत अब असली रूप लेने वाली थी। उसका दामाद इल्तुतमिश इस कहानी को आगे बढ़ाएगा, जिसने इस साम्राज्य को संगठित किया, मजबूत बनाया और दिल्ली को इस्लामी शासन का केंद्र बना दिया। अगले एपिसोड में मिलते हैं। इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी थी, पर उसे मजबूत दीवारों में बदला इल्तुतमिश ने, और उन दीवारों के भीतर आवाज दी एक महिला ने, रज़िया सुल्तान। एक ने शासन की ताकत दिखाई, तो दूसरी ने परंपरा को तोड़ा। ये कहानी है दिल्ली सल्तनत के असली निर्माता और पहली महिला सुल्तान की। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली में सत्ता का संकट था। कहीं लाहौर के अमीर सत्ता चाहते थे, तो कहीं स्थानीय सरदारों की नज़र गद्दी पर थी। ऐसे में उभरा उसका दामाद इल्तुतमिश, जिसने राजनीति, शक्ति और संयम से सल्तनत को संभाल लिया। इल्तुतमिश भी एक तुर्की गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी प्रतिभा पहचानकर उसे अपनी बेटी से विवाह कराया। धीरे धीरे वो दिल्ली का सबसे विश्वसनीय सेनापति बन गया। ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली आकर गद्दी संभाली और दिल्ली सल्तनत को संगठित रूप दिया। इल्तुतमिश ने दिल्ली को एक संगठित प्रशासनिक राजधानी बनाया। उसने इक्ता प्रणाली, इक्तदारी सिस्टम की शुरुआत की, सिक्के जारी किए, टंका और जीतल, और राजनीतिक व्यवस्था को स्थिर किया। उसने गोरी वंश से स्वतंत्रता प्राप्त की और खुद को खलीफा का आधिकारिक प्रतिनिधि बनवाया। यानी भारत अब आधिकारिक रूप से एक स्वतंत्र सल्तनत बन गया। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोलों का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन उसकी कुशल कूटनीति और मजबूत सेना ने उन्हें दिल्ली से दूर रखा। उसने बंगाल, बिहार और सिंध को फिर से सल्तनत में जोड़ा। उसकी रणनीति और दूरदृष्टि ने दिल्ली सल्तनत को सुरक्षित रखा। वो सिर्फ एक शासक नहीं, एक राष्ट्र निर्माता था। बूढ़े होने पर इल्तुतमिश ने अपने बेटों को अयोग्य पाया, लेकिन उसकी बेटी रज़िया शिक्षित, बुद्धिमान और साहसी थी। उसने उसे उत्तराधिकारी घोषित किया। दरबार में विरोध हुआ, पर इल्तुतमिश जानता था, सिंहासन पर बैठने के लिए लहू नहीं, काबिलियत चाहिए। 1236 ईस्वी, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठी रज़िया सुल्तान। भारत के इतिहास में पहली बार एक महिला ने दिल्ली की सत्ता संभाली। उसने पर्दा प्रथा तोड़ी, दरबार में पुरुषों की तरह बैठी और राज्य को न्यायपूर्वक चलाया। रज़िया सुल्तान ने प्रशासन में सुधार किए, अयोग्य अमीरों को हटाया और योग्य लोगों को पद दिए। वो आम जनता से सीधे मिलती थी। वो धार्मिक सहिष्णु थी और उसने राज्य को न्याय, शिक्षा और समानता की राह पर आगे बढ़ाया। पर दरबार के सरदारों को ये स्वीकार नहीं था। दरबार के अमीरों ने रज़िया के खिलाफ षड्यंत्र रचा। उन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह भड़काया। रज़िया ने साहस दिखाया, लेकिन राजनीतिक साजिशों ने उसे कमजोर कर दिया। आखिरकार 1240 में वह पराजित हुई और मारी गई।
इस तरह भारत की पहली महिला सुल्तान का अंत हुआ। इल्तुतमिश, दिल्ली सुल्तानेट का वास्तविक संस्थापक। इक्ता सिस्टम और टंका कॉइन उसकी देन। रज़िया सुल्तान, भारत की पहली महिला सुल्तान। रज़िया की मृत्यु 1240 ईस्वी में। दोनों ही गुलाम वंश के प्रतीक थे। ये सारे प्रश्न यूपीएससी, एसएससी, सीडीएस और स्टेट पीएससी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो याद रखिए। गुलाम वंश ने केवल सत्ता नहीं संभाली, उसने व्यवस्था दी, नीति दी और विरासत छोड़ी। इल्तुतमिश ने नींव को मजबूत किया और रज़िया सुल्तान ने उस नींव को नई सोच दी। यही था दिल्ली सल्तनत का स्वर्ण युग, जहां एक गुलाम परिवार ने इतिहास लिखा। रज़िया के बाद सल्तनत में अराजकता फैल गई। गुलाम वंश की शक्ति धीरे धीरे खत्म हुई, लेकिन जल्द ही सत्ता पर चढ़ेगा एक नया वंश, जो उत्तर भारत को फिर से संगठित करेगा। अगले एपिसोड में मिलिए। खिलजी वंश, विस्तार और आक्रामकता का युग। दिल्ली की गद्दी पर बैठा था एक ऐसा शासक जिसने साम्राज्य को लोहे की मुट्ठी में कसा। 1296 में जब जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई, तब उसकी जगह लिया उसके महत्वाकांक्षी भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन का ये क्षण भारतीय मध्यकालीन इतिहास में नई दिशा लेकर आया। एक ऐसा युग जहां भय और व्यवस्था साथ साथ चलते थे। अलाउद्दीन खिलजी केवल सुल्तान नहीं, एक विजेता भी था। उसने गुजरात, रणथंभौर, मालवा और चित्तौड़ जैसे दुर्गों पर कब्जा जमाया। उसकी सेना दक्षिण की ओर भी बढ़ी, जहां मलिक काफूर ने देवगिरी से लेकर मदुरै तक झंडे गाड़ दिए। ये दिल्ली सल्तनत का पहला विस्तार था जो पूरे भारत में गूंजा। लेकिन असली शक्ति तलवार में नहीं, नीति में थी। अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्य की नींव आर्थिक नियंत्रण से मजबूत की। उसने अनाज, कपड़ा और अनाज भंडारण की कीमतें तय की। सख्त नियंत्रण से बाजार स्थिर हुए, भ्रष्टाचार घटा और दिल्ली में जनता पहली बार स्थायी दरों पर राहत महसूस करने लगी। सुल्तान जानता था, व्यवस्था तभी टिकेगी जब सेना वफादार रहे। उसने घुड़सवारों की संख्या और वेतन पर सख्त नियंत्रण किया। हर सिपाही के घोड़े की पहचान दर्ज होती, कोई धोखाधड़ी नहीं। साथ ही उसने एक गुप्त जासूसी तंत्र बनाया, जो दरबार से लेकर बाजार तक नजर रखता था। उत्तरी सीमा पर मंगोलों की चुनौती लगातार बढ़ रही थी, पर अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली को अभेद्य बना दिया। उसने मंगोल आक्रमणों को कई बार रोका, सीर, अमरोहा और दिल्ली के दरवाजों तक। उसकी सेनाएं इतने अनुशासित थी कि मंगोल भी वापस लौटने को मजबूर हुए। चित्तौड़ का युद्ध और पद्मावती की कथा इतिहास और लोक कथाओं का संगम है। कहा जाता है, पद्मावती की सुंदरता ने सुल्तान को प्रेरित किया युद्ध के लिए, परंतु जो आग राजपूती आनबान के लिए जली, उसने महलों को राख बना दिया। अलाउद्दीन खिलजी की नीतियां कठोर थीं, पर प्रभावी भी। उसने दिल्ली को अनुशासन, सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक बनाया। उसका शासन भले ही लोहे जैसा था, लेकिन उसने सल्तनत को संगठित रूप दिया। आज भी उसका नाम इतिहास में आयरन सुल्तान के रूप में दर्ज है। हमने देखा कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने शासन, सेना और अर्थव्यवस्था तीनों पर अपनी मुट्ठी कसी। उसकी नीतियों ने दिल्ली सल्तनत को नया रूप दिया। अगले भाग में हम देखेंगे तुगलक डायनेस्टी, द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, जहां बुद्धिमत्ता और असफलता एक ही ताज में बंधे थे। खिलजी वंश के पतन के बाद दिल्ली की गद्दी पर आया एक नया नाम, गियासुद्दीन तुगलक, जिसने सल्तनत को फिर से संगठित करने का वादा किया। कच्चे महलों को पत्थर के किलों में बदला, प्रशासन में अनुशासन लाया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और मंच तैयार था उसके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक विद्वान, गणितज्ञ, कवि
और एक असाधारण शासक। कुरान, खगोल शास्त्र और दर्शन में पारंगत। उसकी बुद्धि तीव्र थी, पर शायद यही तीव्रता कभी कभी निर्णयों को विनाश में बदल देती थी। उसका शासन इतिहास में दी मैन ऑफ आइडियाज बट फेलियर्स के रूप में जाना गया। मोहम्मद का सपना था एक विशाल जो अफगान दक्षिण तक फैले। उसने नई राजधानी, नई मुद्रा और नई नीतियों से शुरुआत की। उसका हर निर्णय आगे बढ़ने का संकेत था, पर उसके प्रयोगों की गूंज पूरे उपमहाद्वीप में सुनाई देने लगी। दिल्ली से दौलताबाद, सैकड़ों मील दूर, पहाड़ियों के बीच, सुल्तान ने आदेश दिया, पूरी राजधानी स्थानांतरित हो। हजारों लोग, व्यापारी, विद्वान, सैनिक, सब चल पड़े। परंतु गर्मी, दूरी और भूख ने इस महान प्रयोग को त्रासदी बना दिया। 1329 ई मोहम्मद ने चांदी तांबे के सिक्कों की जगह तांबे की मुद्रा जारी की। सोचा कि जैसे चीन में सफल हुआ, वैसे यहाँ भी होगा। परंतु जालसाजी ने सल्तनत को हिला दिया। बाजार सिक्कों से भर गए और जनता का विश्वास मिट गया। दोआब के किसानों पर टैक्स बढ़ाया गया ताकि सेना और योजनाओं का खर्च चले। लेकिन जब मानसून ने साथ छोड़ा, फसलें जल गईं, जनता भूख से तड़प उठी और विद्रोह भड़क उठा। मोहम्मद का एक और प्रयोग असफल हो गया। कर्नाटक से बंगाल तक हर सूबे में विद्रोह उठे। सुल्तान दौड़ दौड़कर उन्हें शांत करता रहा। उसकी थकान बढ़ती गई, पर विद्रोहों की आग नहीं बुझी। इतना बड़ा साम्राज्य एक अकेले व्यक्ति की महत्वाकांक्षा पर टिका था। विदेशी नीति में भी उसने प्रयोग किया। खुरासान पर चढ़ाई की योजना बनाई, सेना तैयार की, परंतु अभियान बिना युद्ध के ही रद्द हुआ। खर्च बर्बाद, मनोबल टूटा और आलोचना तेज हो गई। इतने असफल प्रयोगों के बीच उसने कुछ नवाचार भी किए। एक संगठित डाक तंत्र स्थापित किया। संदेशवाहक दिल्ली से दौलताबाद तक रिकॉर्ड समय में पहुंचते। ये प्रशासनिक सुधार उसकी सबसे उपयोगी देन थी। लगातार अभियानों, विद्रोहों और असफलताओं से थका सुल्तान 1347 ई में एक अभियान के दौरान बीमार पड़ा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। एक अध्याय जो बुद्धिमत्ता और अति महत्वाकांक्षा का प्रतीक बन गया। उसके बाद तुगलक वंश धीरे धीरे ढहने लगा, पर इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक का नाम मिटा नहीं। वह एक ऐसा राजा था जिसने सपनों को हकीकत बनाने की कोशिश की, भले ही हकीकत ने उसे असफल घोषित कर दिया। हमने देखा कैसे मोहम्मद बिन तुगलक की बुद्धि ने दिल्ली सल्तनत को हिलाकर रख दिया। उसके प्रयोग इतिहास के सबसे दिलचस्प अध्याय हैं। अगले भाग में हम जानेंगे दी सेड्स एंड लोडीज, दी फॉल ऑफ दी सुल्तानेट, जहां दिल्ली की गद्दी एक बार फिर नई कहानी लिखेगी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत कमजोर हो चुकी थी। विद्रोह, असंतोष और अराजकता हर सूबे में फैल गई। कभी जो साम्राज्य समुद्र तक फैला था, अब केवल दिल्ली की दीवारों तक सिमट गया था। यही वह दौर था जब नए वंश की बुनियाद पड़ी, सैयद वंश की। खिज्र खान, जो तैमूर के सेनापति थे, उन्होंने 1414 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी संभाली। वे खुद को तैमूर का प्रतिनिधि मानते थे, न कि पूर्ण सुल्तान। ये वंश लगभग 37 वर्षों तक चला, लेकिन शक्ति का केंद्र अब नाम मात्र रह गया था। खिज्र खान ने प्रशासन को पुनर्गठित करने की कोशिश की। उसने कर व्यवस्था सुधारी और कुछ इलाकों पर नियंत्रण भी पाया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी स्वतंत्र अधिकार की कमी। वह तैमूर की छाया में एक नाम मात्र का शासक बन गया। खिज्र खान के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह सत्ता में आया। वह बुद्धिमान और मेहनती था, लेकिन राज्य विद्रोहों से घिरा था। उसने नई राजधानी मुबारकाबाद बसाने की कोशिश की, परंतु 1434 ई में उसे अपने ही सरदारों ने मार दिया।
मुबारक शाह के बाद आए मोहम्मद शाह और फिर आलम शाह। दोनों कमजोर और निष्क्रिय साबित हुए। दिल्ली की सल्तनत धीरे धीरे बिखरने लगी और अंततः आलम शाह ने 1451 में दिल्ली छोड़ दी। इतिहास ने सैयद वंश पर विराम लगा दिया। सैयदों की कमजोरी ने अफगान सरदारों के लिए रास्ता खोल दिया। लाहौर के गवर्नर बहलोल लोदी ने सत्ता संभाली। 1451 में वह दिल्ली का नया सुल्तान बना और इस तरह शुरू हुआ लोदी वंश का युग। दिल्ली पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश। बहलोल लोदी ने सुल्तान बनने के बाद स्थिरता लाने की कोशिश की। उसने अपने सरदारों को साथ रखा और दया की नीति अपनाई। धर्म और राजनीति दोनों में संतुलन बनाया। उसका शासन एक शांत संक्रमण काल की तरह रहा। बहलोल के बाद आया उसका पुत्र सिकंदर लोदी। ये वह सुल्तान था जिसने दिल्ली की संस्कृति और प्रशासन दोनों को निखारा। उसने नई राजधानी आगरा बसाई, कृषि सुधार किए, भाषा को बढ़ावा दिया और धार्मिक सहिष्णुता भी दिखाई। सिकंदर लोदी के समय में फारसी और हिंदी दोनों का विकास हुआ। उसने कवियों और विद्वानों को संरक्षण दिया। साथ ही कृषि में नई नीतियां लागू की जिससे किसान खुश हुए। लेकिन धार्मिक मामलों में वह कभी कभी कठोर भी हो गया। 1517 में इब्राहिम लोदी सत्ता में आया, लेकिन वह अपने अफगान सरदारों से टकरा बैठा। उसकी नीतियां कठोर थीं और उसका शासन विद्रोहों से भरा। लाहौर के गवर्नर दौलत खान लोदी ने मदद मांगी बाबर से और इतिहास ने करवट ली। 21 अप्रैल 1526 पानीपत का मैदान। एक ओर दिल्ली की विशाल सेना, दूसरी ओर बाबर की संगठित तोपखाना सेना। घोड़ों की टापों और तोपों की गड़गड़ाहट में इतिहास गूंजा। इब्राहिम लोदी मारा गया और सल्तनत एम्पायर का आरंभ था। एक नए अध्याय की शुरुआत जिसने भारत का चेहरा सदा के लिए बदल दिया। आज हमने देखा कैसे सैयद और लोदी वंशों ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम अध्याय लिखे। कमजोरियों और महत्वाकांक्षाओं के बीच एक युग समाप्त हुआ। अब कहानी शुरू होगी दी मुगल्स, फ्रॉम बाबर टू औरंगजेब, जहां शक्ति, कला और संघर्ष नए शिखर छुएंगे। 1526 ईस्वी पानीपत का विशाल मैदान, धूल से ढका आसमान, तोपों की गड़गड़ाहट और तलवारों की चमक। एक ओर था अफगान शासक इब्राहिम लोदी, दूसरी ओर ज़ीरुद्दीन बाबर, एक विदेशी योद्धा जो फरगाना से चला था दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचने के लिए। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये था भारत के इतिहास का मोड़, जहां तलवार से ज्यादा असरदार साबित हुई बारूद और रणनीति। यहीं से शुरू हुआ मुगल युग, जो 300 वर्षों तक भारत पर छाया रहा। बाबर का जन्म 1483 में फरगाना, आधुनिक उज़्बेकिस्तान में हुआ था। वो तैमूर और चंगेज खान दोनों का वंशज था। कम उम्र में ही उसने काबुल पर अधिकार किया, पर उसकी नज़र थी हिंदुस्तान पर, जहां दिल्ली की सुल्तानत लोदी वंश की कलह से कमजोर हो चुकी थी। उसने 5 बार भारत पर आक्रमण किया और हर बार अपने अनुभव से कुछ नया सीखा। अंततः उसने महसूस किया, अगर दिल्ली को जीतना है तो तलवार नहीं, तोपखाना और रणनीति चाहिए। 1525 के अंत तक बाबर की सेना काबुल से निकल चुकी थी। सिर्फ 12,000 सैनिक, लेकिन अनुशासन और युद्ध कला में बेमिसाल। बाबर ने हर कदम पर तुर्की तोपखाने की रणनीति अपनाई, जिसमें पैदल सेना, तोपें और घुड़सवार एक लय में चलते थे। उसने रास्ते में पंजाब के किले जीते, सियालकोट, भेरा, लाहौर, और अंततः पहुंच गया पानीपत, जहां सामने थी इब्राहिम लोदी की विशाल सेना, 1 लाख सैनिक और 1000 हाथी। लेकिन उनमें वह एकता नहीं थी जो जीत दिला सके। बाबर की असली ताकत उसकी सोच थी। उसने तुर्की तिलंग पद्धति अपनाई, तोपों को गाड़ियों के बीच
जंजीरों से बांधकर एक रेखा बनाई गई। हर तोप के पीछे तीरंदाज और बंदूकधारी खड़े थे। इससे उसकी सेना ने एक चलती दीवार बना ली। दूसरी ओर इब्राहिम लोदी की सेना बिना योजना के आगे बढ़ी। हाथी तोपों की आवाज से डरकर अपने ही सैनिकों पर चढ़ गए और युद्ध का रुख पलट गया। 21 अप्रैल 1526 सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। बाबर ने खुद घोड़े पर सवार होकर नेतृत्व किया। तोपों की गर्जना के साथ उसकी सेना आगे बढ़ी। लोदी के हाथी बेकाबू हुए। अफगान सेना में भगदड़ मच गई। कुछ ही घंटों में मैदान लाशों से भर गया। इब्राहिम लोदी मारा गया और दिल्ली के किले पर बाबर का परचम लहराया। इतिहास में दर्ज हो गया दी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसने भारत में मुगल शासन की शुरुआत की। लड़ाई खत्म हुई, लेकिन बाबर जानता था असली चुनौती अब शुरू हुई है। दिल्ली की जनता पराया शासक नहीं, इसलिए उसने सख्ती नहीं, न्याय को अपनाया। उसने कहा, मैंने भारत जीता नहीं, अपनाया है। उसने अफगान सरदारों को साथ लिया और साम्राज्य की नींव मजबूत की। दिल्ली के पुराने अफगान युग का अंत हुआ और मुगल युग का प्रारंभ, जो आगे जाकर अकबर, शाहजहां और औरंगजेब के रूप में स्वर्ण युग बनेगा। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 fought between Babur versus Ibrahim Lodi. Result: end of Delhi Sultanate, beginning of Mughal Empire. Weapon used: gunpowder artillery, first time in Indian history. Significance: established Mughal rule in India. Title: Babur, founder of Mughal dynasty. ये लड़ाई यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीएससी, ONDA, CDS जैसी हर परीक्षा में पूछी जाती है। तारीख और परिणाम जरूर याद रखें। तो याद रखिए, 1526 पानीपत की पहली लड़ाई। इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान। बाबर, मुगल साम्राज्य का संस्थापक। तोपखाना, युद्ध का निर्णायक हथियार। नतीजा: भारत में 300 वर्षों तक मुगल शासन की नींव। इतिहास हमें यही सिखाता है कि रणनीति और एकता सेना से ज्यादा ताकतवर होती है। बाबर ने साम्राज्य तो स्थापित किया, पर क्या उसका बेटा हुमायूं इसे संभाल पाया? अगले एपिसोड में देखिए कैसे हुमायूं की गलती बनी शेरशाह सूरी की जीत, और कैसे एक अफगान राजा ने बदल दी भारत की प्रशासनिक व्यवस्था। हुमायूं एंड द राइज ऑफ शेर शाह सूरी। इतिहास के पन्नों में दो नाम आमने सामने आते हैं। एक, हुमायूं, बाबर का बेटा, जो आदर्शों में खोया शासक था। दूसरा, शेरशाह सूरी, जो जमीन से उठा और सत्ता तक पहुंचा। एक स्वप्नदर्शी, दूसरा व्यवहारिक। जब दोनों टकराए तो साम्राज्य का ताज बदल गया। ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि दृष्टिकोण की है। कैसे एक अफगान सरदार ने मुगलों की नींव हिलाकर भारत को नया प्रशासनिक ढांचा दिया। यही है द राइज ऑफ शेर शाह सूरी। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा। वो साहसी तो था, पर राजनीतिक दृष्टि में अनुभवहीन। दिल्ली सल्तनत बिखरी हुई थी। बंगाल में अफगान शक्तियां, गुजरात में बहादुर शाह और उत्तर में राजपूत सरदार। हुमायूं को हर तरफ विद्रोहों का सामना करना पड़ा। उसकी उदारता और विलंब से लिए गए निर्णय उसके खिलाफ साबित हुए। इन्हीं अस्थिर परिस्थितियों में बिहार में उभर रहा था एक नया सितारा, फर्रुखसियर खान, जो आगे चलकर शेरशाह सूरी कहलाया। शेरखान सूरी, अफगान मूल का सेनापति, जिसने बिहार के सूबेदार के रूप में प्रसिद्धि पाई। उसने अपनी योग्यता से बंगाल तक अपना प्रभाव बढ़ाया। वो जानता था कि मुगल सेना अनुशासनहीन है। उसने धैर्य रखा, तैयारी की, और जब समय आया 1540 में कन्नौज की निर्णायक लड़ाई हुई, जहां हुमायूं को करारी हार मिली। राजधानी दिल्ली खो गई।
और शेर खान सूरी बना। शेर शाह सूरी, भारत का नया शासक। मुगल साम्राज्य का सूर्य अस्त हो गया, अस्थायी रूप से। कन्नौज की हार के बाद हुमायूं का सफर कठिन हो गया। वो पहले दिल्ली से लाहौर, फिर सिंध और अंत में फारस तक भटकता रहा। उसके पास न सेना रही, न साम्राज्य, लेकिन उसके साथ थी उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम, जिसने हर कठिनाई में उसका साथ दिया। फारस के शाह ने उसे शरण दी, वहीं से उसने वापसी की योजना बनाई। पर इतिहास गवाह है, हुमायूं का साम्राज्य खो गया, पर उसका धैर्य नहीं। शेर शाह का शासन केवल 5 वर्ष चला, 1540 से 1545। लेकिन इन 5 वर्षों में उसने भारत को बदल दिया। उसने रुपया प्रणाली शुरू की, जो आज भी भारतीय मुद्रा का आधार है। सड़क-ए-आज़म, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। जमीन माप प्रणाली के जरिए कर व्यवस्था सुधारी। कस्बों में सराय बनवाई, जिससे व्यापार और यात्री दोनों सुरक्षित रहें। कहा जाता है, शेरशाह की व्यवस्था इतनी सख्त थी कि रास्ते पर सोने की थाली रखो, कोई छू नहीं सकता था। शेर शाह ने प्रशासन को 4 विभागों में बांटा: राजस्व, सेना, न्याय और डाक व्यवस्था। उसने भ्रष्टाचार पर सख्त नियंत्रण रखा। हर जिले में योग्य अधिकारी नियुक्त किए। वो खुद जनता की सुनवाई करता था। उसकी जमीन आधारित कर प्रणाली को बाद में अकबर ने अपनाया। कह सकते हैं, अगर अकबर निर्माता था, तो शेरशाह वास्तुकार था। उसने उस साम्राज्य की नींव रखी, जिस पर मुगल गौरव खड़ा हुआ। 1545 में जब शेरशाह कलिंजर किले पर आक्रमण कर रहा था, तभी एक गोला अचानक बारूद में गिरा, विस्फोट हुआ और शेरशाह गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ ही घंटों में उसका अंत हो गया। भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रशासक खो दिया, लेकिन उसने जो विरासत छोड़ी, वो अमर रही। उसके नाम पर बनी शेरशाह की सड़क आज भी ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाती है। शेर शाह सूरी का असली नाम फर्रुख सियर खान। शासनकाल 1540 से 1545। राजधानी सासाराम, बिहार। मुख्य सुधार: रुपया प्रणाली, सड़क-ए-आज़म, कर सुधार, सराय व्यवस्था। मृत्यु 1545, कलिंजर किला विस्फोट। महत्व: भारत के प्रशासनिक ढांचे की नींव। प्रश्न: हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन? उत्तर: शेर शाह सूरी। तो याद रखिए, हुमायूं स्वप्नदर्शी शासक, जिसने साम्राज्य खोया। शेर शाह सूरी यथार्थवादी सुधारक, जिसने भारत को नई पहचान दी। 1540 कन्नौज की लड़ाई। रुपया प्रणाली, सड़क-ए-आज़म, कर सुधार, उसकी विरासत। इतिहास कहता है, राजा वही महान है जो सिर्फ शासन नहीं करता, बल्कि व्यवस्था बनाता है। हुमायूं ने अंततः फारस से लौटकर दिल्ली को पुनः जीता और फिर 1556 में उसके पुत्र अकबर ने सत्ता संभाली, जो बना भारत के इतिहास का सबसे महान शासक। अगले एपिसोड में देखिए अकबर, प्रशासन, विस्तार और स्वर्ण युग की शुरुआत। ओनली ऑन प्रेपमास्टर मेडिवल इंडिया सीरीज। 1556 दिल्ली के लाल किले की दीवारों पर सूरज की किरणें पड़ रही थीं। सिंहासन खाली था, लेकिन तकदीर तय हो चुकी थी। सिर्फ 13 वर्ष का एक बालक, जो अभी तलवार ठीक से पकड़ना भी नहीं जानता था, उसे ताज पहनाया गया। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। लोगों ने कहा, इतना छोटा बालक साम्राज्य कैसे चलाएगा? पर इतिहास गवाह है, उसी बच्चे ने मुगल साम्राज्य को उसके स्वर्ण युग में पहुंचाया। आइए जानते हैं, कैसे अकबर बना भारत का सबसे महान शासक। अकबर के गद्दी पर बैठते ही दिल्ली पर संकट मंडरा रहा था। हेमचंद्र विक्रमादित्य, अफगान शासक, दिल्ली पर कब्जा कर चुका था।
अकबर के संरक्षक बैरम खां ने स्थिति संभाली और हुआ पानीपत की दूसरी लड़ाई, जहां मुगलों और अफगानों में निर्णायक टक्कर हुई। बैरम खां की रणनीति और तोपखाने की ताकत से हेमचंद्र पराजित हुआ और दिल्ली फिर मुगलों की हो गई। यही वह क्षण था जब अकबर का नाम इतिहास में दर्ज हो गया। प्रारंभिक शासन में बैरम खां ही वास्तविक शक्ति थे। उन्होंने विद्रोहों को शांत किया और प्रशासन को संगठित किया। लेकिन धीरे धीरे अकबर ने महसूस किया, राज्य किसी एक व्यक्ति की नहीं, नीति की जरूरत होती है। 1559 में उसने बैरम खां को सम्मानपूर्वक विदा किया और स्वयं शासन की बागडोर संभाली। वहीं से शुरू हुई अकबर की स्वतंत्र नीतियों की यात्रा, जिसने मुगल साम्राज्य को इतिहास के सबसे स्थायी शासन में बदल दिया। अकबर ने धीरे धीरे अपना साम्राज्य उत्तर भारत से लेकर गुजरात, बंगाल, कश्मीर और डेक्कन तक फैला दिया। उसकी सेनाएं राजपूतों के साथ लड़ी भी और जुड़ी भी। सबसे बड़ा मोड़ आया राजा मान सिंह और अमर सिंह के साथ गठबंधन से। अकबर ने महसूस किया, भारत को तलवार नहीं, समझौते और सम्मान से जीता जा सकता है। राजपूतों के साथ विवाह संबंध और प्रशासनिक साझेदारी ने मुगल साम्राज्य को अटूट बना दिया। अकबर का सबसे बड़ा योगदान था उसका प्रशासन। उसने मनसबदारी प्रणाली लागू की, जिसमें अधिकारी की रैंक, वेतन और सेना उसकी योग्यता पर तय होती थी। उसने राजस्व व्यवस्था को तोड़ मरोड़ कर नहीं, बल्कि टोडरमल की माप प्रणाली से सुधार किया। धर्म के मामलों में उसने सहिष्णुता दिखाई, जजिया कर हटाया और सबको कहा, राजा का धर्म न्याय है, किसी विशेष मजहब का नहीं। यही था सुलह कुल का सिद्धांत, जो उसे महान बनाता है। अकबर ने धर्मों के बीच की दीवारें तोड़ दीं। उसने दीन-ए इलाही की स्थापना की, जो सब धर्मों के श्रेष्ठ विचारों का संगम था। हिंदू, मुसलमान, जैन, सिख और ईसाई विद्वान फतेहपुर सीकरी के इबादत खाना में खुले मन से विचार विमर्श करते थे। अकबर का यह प्रयोग उस समय के लिए अद्भुत था। वो सिर्फ एक बादशाह नहीं, बल्कि विचारों का सेतु था, जो आज भी भारत की सहिष्णुता की जड़ है। अकबर के शासनकाल में कला, स्थापत्य और संस्कृति का अभूतपूर्व विकास हुआ। फतेहपुर सीकरी, आगरा किला और पंचमहल उसकी स्थापत्य दृष्टि के प्रतीक हैं। उसने फारसी कला में भारतीय भाव जोड़े। अकबरनामा और आईन-ए-अकबरी इतिहास के ऐसे ग्रंथ हैं जो आज भी शासन का आईना है। अकबर ने धर्म, राजनीति और कला तीनों को एक सूत्र में बांधा और भारत को मुगल स्वर्ण युग दिया। अकबर सिर्फ साम्राज्य का विस्तार करने वाला शासक नहीं था, वो एक विचार था, समानता, न्याय और एकता का। उसने कहा था, यदि राजा न्यायी है तो प्रजा ही उसकी सेना है। वो अंधविश्वास नहीं, तर्क का समर्थक था। उसके शासन में हिंदू, मुसलमान, राजपूत, अफगान सब एक ही छत्र के नीचे थे। इसीलिए इतिहास ने उसे दिया अकबर महान का खिताब। शासनकाल 1556 से 1605। मुख्य युद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556, गुजरात 1572, बंगाल 1576। नीतियाँ, मनसबदारी, सुलह-कुल, राजपूत नीति। स्थापत्य, फतेहपुर सीकरी, आगरा किला, पंचमहल। ग्रंथ, अकबरनामा, आईन-ए-अकबरी अबुल फजल द्वारा। उपाधि, अकबर महान। मृत्यु 1605, आगरा।
इन सभी बिंदुओं से हर वर्ष यूपीएससी, एसएससी और स्टेट पीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखिए, अकबर मुगल साम्राज्य का निर्माता, सुलह-ए-कुल उसकी विचारधारा, मनसबदारी और कर सुधार उसकी नीति, स्थापत्य और संस्कृति उसकी पहचान। वो सिर्फ बादशाह नहीं था, वो भारत का संचालक था। अगले एपिसोड में देखिए जहांगीर, कला, प्रेम और सत्ता की कहानी, जहां राजनीति से ज्यादा महकता है इश्क और इंकलाब। कहते हैं, सत्ता को संभालना आसान है, पर दिल को नहीं। और जब एक सम्राट का दिल बोलने लगे, तो इतिहास में कविता और संघर्ष दोनों जन्म लेते हैं। ये कहानी है जहांगीर की, अकबर का पुत्र, जिसने अपने पिता की विरासत में सिर्फ साम्राज्य नहीं, बल्कि चुनाव पाया, सत्ता या प्रेम। और उसने वो रास्ता चुना जो किसी बादशाह ने पहले नहीं चुना था। जहांगीर, द एम्परर हु रूल्ड विद ब्रश, नॉट जस्ट अ स्वॉर्ड। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद सत्ता का उत्तराधिकारी बना प्रिंस सलीम, जो अब कहलाया नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। लेकिन सलीम की राह आसान नहीं थी। युवावस्था में ही उसने अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था, क्योंकि वह आज़ादी चाहता था, अपने निर्णयों की, अपने विचारों की। अकबर ने उसे माफ किया, पर उस आग ने एक ऐसा शासक गढ़ा जो कला में उतना ही प्रखर था जितना राजनीति में। जहांगीर की कहानी अधूरी है अगर उसमें नूरजहां न हो। मेहरुनिस्सा, एक बुद्धिमान, शिक्षित और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति। 1607 में जहांगीर ने उससे विवाह किया और वही बनी नूरजहां बेगम। पर यह विवाह सिर्फ प्रेम नहीं था, यह था राजनीति और बुद्धिमत्ता का संगम। नूरजहां ने शासन में सक्रिय भूमिका निभाई, सिक्कों पर उसका नाम उकेरा गया, और उसने मुगल दरबार की संस्कृति को नई ऊंचाई दी। कहा जाता है, जहांगीर ने दिल जीता, नूरजहां ने दिल ली। जहांगीर का शासन मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग था। उसे प्रकृति, पक्षियों और फूलों से विशेष प्रेम था। उसके दरबार में मंजूर, अब्दुस्समद, बेहजाद जैसे कलाकारों ने ऐसी चित्रकृतियां बनाई जो आज भी कला की मिसाल हैं। उसने कहा था, मेरे राज्य में रंग शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। वो योद्धा नहीं, कलाकारों का बादशाह था, जिसने साम्राज्य को तलवार से नहीं, रंगों से रंगा। पर हर साम्राज्य की नींव में एक विद्रोह होता है। जहांगीर के अपने पुत्र खुर्रम, यानी भविष्य के शाहजहां ने उसके खिलाफ विद्रोह किया, क्योंकि उसे नूरजहां का बढ़ता प्रभाव खटक रहा था। यह संघर्ष पिता पुत्र के बीच सत्ता का नहीं, विश्वास का युद्ध था। हालांकि अंत में खुर्रम ने आत्मसमर्पण किया, पर इस बगावत ने जहांगीर के हृदय को तोड़ दिया। वो भीतर से थक चुका था। जहांगीर की कमजोर सेहत के बाद शासन की बागडोर नूरजहां के हाथों में आई। उसने साम्राज्य को कुशलता से चलाया। कूटनीति, प्रशासन और कला तीनों में उसकी पकड़ गहरी थी। वो पहली महिला थी जिसने शाही फरमानों पर हस्ताक्षर किए। उसकी मुहर नूरजहां बेगम ज़िल-ए-इलाही इतिहास का सबसे शक्तिशाली हस्ताक्षर था। वो सिर्फ बादशाह की बेगम नहीं, भारत की पहली महिला नीति निर्माता थी। 1627 में लाहौर की ठंडी हवाओं में जहांगीर ने अंतिम सांस ली। कब्र बनी शाहदरा बाग, लाहौर में, जिस पर लिखा था, अगर कोई जगह जन्नत है जमीन पर तो यही है, यही है, यही है। वो चला गया, पर पीछे छोड़ गया कला, प्रेम और सहिष्णुता का वह युग, जिसने मुगल भारत को आत्मा दी। शासनकाल 1605 से 1627। उपाधि नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर।
मुख्य रानी नूरजहां, विद्रोह प्रिंस खुर्रम, फ्यूचर शाहजहां, कला योगदान मुगल मिनिएचर पेंटिंग, नेचुरलिज्म, जहांगीरनामा, मृत्यु 1627, शाहदरा, लाहौर, महत्व आर्ट एडमिनिस्ट्रेशन का संतुलन, क्वोट नो एम्पायर लास्ट्स विदाउट ब्यूटी। तो याद रखिए, जहांगीर कला और प्रेम का सम्राट, नूरजहां भारत की पहली महिला नीति निर्माता, खुर्रम को सत्ता का विद्रोही और भविष्य का निर्माता, मुगल कला इतिहास का अनमोल अध्याय। अगले एपिसोड में जानिए कैसे शाहजहां ने अपने प्रेम को संगमरमर में तराशकर दुनिया का सबसे सुंदर स्मारक बनाया। शाहजहां द एम्परर ऑफ इटर्निटी, द ताज स्टोरी। कहते हैं, इतिहास में राजा बहुत हुए, पर किसी ने प्रेम को इतिहास नहीं बनाया, सिवाय एक के, शाहजहां, जिसने अपनी मोहब्बत को ताज में तराश दिया। वो सम्राट जिसने साम्राज्य चलाने से पहले दिल की हुकूमत को सुना। उसकी कहानी सिर्फ पत्थरों की नहीं, बल्कि आंसुओं, हुनर और जुनून की है। आइए जानते हैं कैसे एक प्रेम कथा बनी भारत की सबसे महान स्थापत्य गाथा। शाहजहां द एम्परर ऑफ इटर्निटी। शाहजहां, असली नाम खुर्रम, जन्म 1592 में अकबर के पोते और जहांगीर के पुत्र के रूप में हुआ। कला, स्थापत्य और प्रशासन की शिक्षा उसे दरबार में ही मिली। कहते हैं, बचपन से ही उसमें एक वास्तुकार की आत्मा थी। जहांगीर उसे बेहद चाहता था, पर नूरजहां के प्रभाव ने दरबार को बांट दिया था। शाहजहां ने एक बार बगावत भी की, पर आखिरकार पिता के निधन के बाद 1608 ने सिंहासन संभाला और शुरू हुआ मुगल स्थापत्य का स्वर्ण युग। 1607 दरबार की एक मुलाकात। खुर्रम की नजर पड़ी अर्जुमंद बानो बेगम पर। वो पल इतिहास बन गया। वो ही आगे चलकर बनी मुमताज महल, शाहजहां की सबसे प्रिय रानी। उनका प्रेम गहराई में उतना ही सच्चा था जितना संगमरमर की दीवारों में तराशा गया है। 14 बच्चों के जन्म के बाद 1631 में मुमताज का देहांत हो गया और उसी क्षण शाहजहां का जीवन बदल गया। राजा से वह कलाकार बन गया जिसका शौक बना ताजमहल। शाहजहां ने अपनी प्रिय मुमताज की याद में 1632 में ताजमहल के निर्माण की शुरुआत की। 20 वर्षों की मेहनत, 20,000 कारीगर, यमुना किनारे बना वो चमत्कार जहां हर पत्थर में भावनाएं बोलती हैं। संगमरमर में जड़े कीमती पत्थर, फारसी लेख, मीनाकारी और ज्यामितीय संतुलन। ताज सिर्फ मकबरा नहीं था, वो प्रेम की भव्य भाषा थी। इतिहास में पहली बार भावना को स्थापत्य का रूप मिला। शाहजहां का शासन मुगल साम्राज्य की ऊंचाई थी। उसने दिल्ली को नया रूप दिया। शाहजहानाबाद, पुरानी दिल्ली और लाल किला उसका गौरव बने। उसके शासन में कला, वास्तुकला और व्यवस्था तीनों अपने चरम पर पहुंचे। परंतु विलास और निर्माण की महिमा के बीच राजकोष पर बोझ बढ़ता गया और साम्राज्य के भीतर दरारें दिखने लगीं। भव्यता कभी कभी पतन की शुरुआत होती है। 1657 में शाहजहां बीमार पड़ा। उसके 4 पुत्रों में उत्तराधिकार की जंग छिड़ी और विजयी हुआ औरंगजेब। शाहजहां को उसके ही बनाए किले, लाल किले के मोती महल में कैद कर दिया गया। कहते हैं, वो हर दिन खिड़की से ताज को निहारता था। वो ताज जो उसका सपना था, उसकी सजा बन गया। और वहीं उसी दृश्य के साथ उसने अंतिम सांस ली। शाहजहां सिर्फ एक शासक नहीं, वो भावना का स्थापत्यकार था। उसने भारत को ताज, लाल किला, जामा मस्जिद जैसी धरोहरें दी।
उसके युग ने मुगल संस्कृति को कला का प्रतीक बना दिया। आज भी जब ताज चमकता है, वो कहता है, प्रेम की कोई भाषा नहीं, पर उसका स्वर पत्थर में सुनाई देता है। शाहजहां अमर हुआ, अपने प्रेम में, अपनी कला में और अपने ताज में। शासनकाल 1628 से 1658। राजधानी शाहजहानाबाद, दिल्ली। प्रमुख स्थापत्य ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, पीकॉक थ्रोन। उपाधि प्रिंस खुर्रम। पत्नी मुमताज महल। मृत्यु 1666 कैद में, आगरा फोर्ट। महत्व मुगल आर्किटेक्चर का स्वर्ण युग। परीक्षा प्रश्न, विच मुगल एम्परर बिल्ट द ताजमहल? शाहजहां। तो याद रखिए, शाहजहां स्थापत्य और प्रेम का शासक, ताजमहल भावना का स्मारक, औरंगजेब परिवर्तन का संकेत। अगले एपिसोड में जानिए, औरंगजेब द लास्ट ग्रेट मुगल, फेथ, पावर अ डिक्लाइन, जहां भक्ति और युद्ध दोनों इतिहास बदल देंगे। ओनली ऑन प्रेपमास्टर द हिस्ट्री रेवोल्यूशन। कभी कभी सत्ता का सबसे बड़ा दुश्मन तलवार नहीं, बल्कि विश्वास होता है। ये कहानी है उस सम्राट की जिसने पूरी जिंदगी ईश्वर की राह चुनी, पर इतिहास ने उसे कट्टर कह दिया। औरंगजेब आलमगीर, वो नाम जिसने मुगल साम्राज्य को अपनी ऊंचाई पर भी देखा और उसी ऊंचाई से गिरते हुए भी देखा। यह कहानी है आस्था, शक्ति और पतन की। 1658 शाहजहां बीमार पड़ा। 4 पुत्रों के बीच गद्दी की लड़ाई छिड़ी। दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब। दारा विद्वान था, उदार था, पर औरंगजेब दृढ़, अनुशासित और धार्मिक था। कुरान हाथ में लेकर उसने कसम खाई, मैं राज्य नहीं, न्याय लूंगा। आखिरकार औरंगजेब ने युद्ध जीता। 1658 में गद्दी संभाली, पर अपने पिता शाहजहां को कैद कर दिया। और यहीं से शुरू हुआ मुगल इतिहास का सबसे जटिल अध्याय। औरंगजेब का शासनकाल लंबा था, लगभग 50 वर्ष, 1658 से 1707। वो साधारण जीवन जीता था, ना शराब, ना विलास, सिर्फ नमाज और नीति। उसने खुद के लिए कोई भव्य महल नहीं बनवाया, यहाँ तक कि उसके ताजपोशी के बाद भी उसकी उंगलियों में कोई सोने की अंगूठी नहीं थी। वो कहता था, राजा वही सच्चा है जो खुद से बड़ा ईश्वर माने। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। औरंगजेब ने शासन को धार्मिक दृष्टिकोण से देखा। उसने जजिया कर दोबारा लागू किया, मंदिरों पर नियंत्रण रखा और गैर मुस्लिम अधिकारियों की नियुक्ति कम कर दी। लेकिन वह सिर्फ कट्टर नहीं था, उसने भ्रष्टाचार पर कठोर नियंत्रण रखा, राजस्व और सेना व्यवस्था को संगठित किया। उसके शासन में भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक ढांचा विकसित हुआ, पर उसका दृष्टिकोण साम्राज्य की आत्मा को बांट गया। औरंगजेब ने दक्षिण भारत को मुगल साम्राज्य में मिलाने की ठानी। बीजापुर, गोलकुंडा और मराठा क्षेत्र सभी उसके अभियान का लक्ष्य बने। पर वहीं खड़ा था शिवाजी महाराज, जो स्वतंत्रता का प्रतीक था। 20 वर्षों तक चली ये संघर्ष गाथा ने मुगल शक्ति को थका दिया और साम्राज्य की ऊर्जा दक्षिण की धूल में बिखर गई। औरंगजेब को यकीन था कि धर्म ही शासन की रीढ़ है, पर वही रीढ़ धीरे धीरे बोझ बन गई। लोग डरने लगे, विश्वास कम हुआ और सहयोग की जगह विरोध बढ़ गया। उसके शासन में विद्रोहों की संख्या सबसे अधिक थी। राजपूत, जाट, सिख, मराठा सब उठ खड़े हुए। उसका साम्राज्य विशाल था, पर उसके भीतर एकता मर चुकी थी। 1707 अहमदनगर के पास औरंगजेब की उम्र हो चुकी थी 90 वर्ष के करीब।
उसने अपनी कब्र के लिए लिखा, मेरे लिए जमीन का एक टुकड़ा काफी है। उसने बिना गुंबद, बिना संगमरमर, सिर्फ मिट्टी की कब्र बनवाई और कहा, मुझे वैसे ही दफन करो जैसे एक आम इंसान को। इतिहास ने उसे कट्टर कहा, पर सच्चाई ये है, वो एक थका हुआ राजा था जिसने पूरे जीवन अपने विश्वास से युद्ध किया। शासनकाल 1658 से 1707। राजधानी दिल्ली, फिर औरंगाबाद। मुख्य नीतियां, जजिया पुनः लागू, धार्मिक कानूनों का पालन। संघर्ष, मराठा, सिख, राजपूत विद्रोह। मृत्यु 1707, अहमदनगर। महत्व, भारत का सबसे बड़ा परंतु बिखरता साम्राज्य। एग्जाम टिप, औरंगजेब लास्ट ग्रेट मुगल। UPSC SSC PYQ, औरंगजेब्स डेक्कन पॉलिसी लेड टू डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। ट्रू। तो याद रखिए, औरंगजेब आस्था में अडिग, पर समय से परे नहीं। उसका साम्राज्य भव्य था, पर भीतर से टूट चुका था। इतिहास सिखाता है, शासन शक्ति से नहीं, संतुलन से चलता है। अगले एपिसोड में देखिए, दी फॉल ऑफ द मुगल्स, राइज ऑफ द ब्रिटिश पावर, जहां मुगल युग का अंत और औपनिवेशिक भारत की शुरुआत होगी। ओनली ऑन प्रेपमास्टर, वेयर हिस्ट्री लाइव्स फॉरएवर। हर साम्राज्य का एक स्वर्ण युग होता है, और फिर एक मौन क्षण आता है जब इतिहास करवट बदलता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में वो क्षण आ चुका था। मुगल सिंहासन अब सिर्फ नाम का रह गया था। दिल्ली के लाल किले की दीवारें अब इम्तिहान बन चुकी थीं। यह वो दौर था जहां दिल्ली की गद्दी कमजोर हुई और ब्रिटिश शक्ति धीरे धीरे मजबूत होने लगी। ये कहानी है फॉल ऑफ द मुगल्स, अ राइज ऑफ द ब्रिटिश पावर। 1707, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कई हिस्सों में टूट गया। दक्कन में मराठा शक्ति उभर चुकी थी, पंजाब में सिख साम्राज्य आकार ले रहा था, और बंगाल, अवध, हैदराबाद स्वायत्त राज्यों में बंट चुके थे। दिल्ली का बादशाह अब केवल नाम मात्र का शासक रह गया था। केंद्रीय नियंत्रण गायब हो चुका था। राज्य अपने अपने रंग में जी रहे थे, और इसी अराजकता ने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजे खोल दिए। 1739 फारस का शासक नादिर शाह भारत पर टूटा। करनाल की लड़ाई में मुगल सेना पराजित हुई। दिल्ली में उसने 3 दिन तक नरसंहार कराया। मोर सिंहासन और कोहिनूर हीरा फारस ले गया। वो सिर्फ धन नहीं था जो गया, वो गौरव था जो लुट गया। भारत का हर प्रांत अब जान गया, दिल्ली अब सुरक्षित नहीं है। नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली आया। 1748 से 1761 तक उसने 7 बार भारत पर आक्रमण किया। दूसरी ओर मराठा शक्ति उत्तर की ओर बढ़ रही थी। वे भारत को एकीकृत करना चाहते थे। दोनों शक्तियां पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में भिड़ी, जहां अब्दाली विजयी रहा, पर भारत की राजनीतिक एकता हमेशा के लिए टूट गई। इस अव्यवस्था के बीच 1600 में आई ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापार से सत्ता की ओर बढ़ रही थी। 1757 में बैटल ऑफ प्लस से, जहां रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। यही वह दिन था जब अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, वे भारत के भाग्य के नियंता बन गए। मुगल पतन अब औपचारिक रूप से शुरू हो चुका था। 1764 बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेजों ने शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय को भी हरा दिया। मुगल सम्राट अब कंपनी के संरक्षण में आ गया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बना और भारत का वास्तविक शासन ब्रिटिश कंपनी के हाथों में चला गया। दिल्ली की गद्दी अब सिर्फ प्रतीक रह गई थी। एक युग समाप्त हो चुका था। एक सदी बाद 1857
भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। जब सैनिकों ने विद्रोह किया, उनका नारा था, दिल्ली चलो, और उसी पुराने लाल किले में फिर गूंजा, बहादुर शाह जफर का नाम। मुगल वंश का अंतिम सम्राट, जिसने आखिरी सांस तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, लेकिन 1858 में उसे बर्मा निर्वासित कर दिया गया, और वहीं समाप्त हुआ भारत का मुगल युग। मुख्य घटनाएं: 1707 औरंगजेब की मृत्यु, 1739 नादिर शाह का आक्रमण, 1761 तीसरी पानीपत की लड़ाई, 1757 प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध, 1857 विद्रोह और बहादुर शाह जफर का अंत। मुगल पतन के कारण: धार्मिक नीतियां, विशाल साम्राज्य, कमजोर उत्तराधिकारी, आर्थिक शोषण। प्रभाव: ब्रिटिश शासन की नींव, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत। तो याद रखिए, मुगल साम्राज्य ने भारत को एकता दी, पर उसी एकता की दरारों से विदेशी शक्ति आई। हर पतन के बाद एक नया आरंभ होता है, और भारत का अगला आरंभ था औपनिवेशिक युग। अगले अध्याय में देखिए, द ब्रिटिश राज 200 years ऑफ कंट्रोल एंड रेजिस्टेंस, जहां शुरू होगा स्वतंत्रता का संघर्ष और नया भारत का सपना। ओनली ऑन प्रेपमास्टर, वेयर हिस्ट्री लाइव्स फॉरएवर।